क्या बोल रहे हो? कल हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे भारत में खाद्य सुरक्षा, यहाँ से पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य देखो, भारत में खाद्य सुरक्षा की जब हम बात करेंगे, भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है, यानी कि भारत में जो भारत की गवर्नमेंट है, सरकार जो है, वो कैसे लोगों तक खाद्य पदार्थ पहुंचा रही है या फिर ऐसी नीतियां बना रही है कि लोग भूखमरी में से ग्रस्त नहीं हो रहे हैं, मतलब भूख के कारण नहीं मरना है। इसका मतलब कि अनाज की जो पहुंच है, लोगों की जो पहुंच है, सभी लोगों की अनाज तक हो, ठीक है। तो ये भारत में खाद्य सुरक्षा के तहत क्या क्या नीतियां बनाई गई, कैसे इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, ये अब हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला जो इम्पोर्टेंट है, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है, ठीक है, इसको पहले ऐसे समझो। भारत सरकार जो है वो किसानों से, मैंने यहाँ तक बताया था ना कि न्यूनतम समर्थित मूल्य होता है, किसानों से खरीदती है अनाज एक समर्थित मूल्य पे, यानी किसान को एक मूल्य दे दिया जाता है। आप अगर उत्पादन कर रहे हो 500 में, तो मान लीजिए 800 या जो भी मूल्य, ये मूल्य प्रतिवर्ष बदलता है, तो एक मूल्य दे दिया गया कि 1000 रुपए में अगर मार्केट में बिक रहा है तो आप बेचिए, अगर मार्केट में इससे कम दाम लग रहा है तो आप सरकार को बेच देंगे, सरकार ले लेगी। सरकार जब ले लेती है, हो गया, अभी थोड़ी देर बाद आना है करना। सरकार जब ले लेती है तो वो क्या करती है, उसका एक स्टॉक बनाती है, बफर स्टॉक कहते हैं उसे, ठीक है। सरकार उसका भंडारण करती है। भंडार गृह देखा है, कोल्ड स्टोरेज देखा है ना, फसलों के लिए, आलू के लिए, इन सब के लिए कोल्ड स्टोर होता है, ताकि फिर अगर जरूरत पड़े तो उस कोल्ड स्टोर से निकाला जाता है, अनाज हो, सब्जियां हो या कुछ भी ऐसा हो। तो सरकार भी यही चीज करती है, जब स्टॉक उसका बनाती है तो उसको बफर स्टॉक कहते हैं, ठीक है। सरकार कैसे ये सब काम करती है, भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पूरी संस्था, एक सरकारी कार्यालय, जिसमें यही काम होता है कि किसानों से हम उचित मूल्य, समर्थित मूल्य पे, जो न्यूनतम समर्थित मूल्य है MSP, उस पर हम अनाज को खरीदेंगे, भंडारण करेंगे, और इतने भंडार का करेंगे क्या, आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तो भंडारण कर रहे हैं। तो भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल का भंडार है, ठीक है। खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें, ये जो घोषित कीमतें, इसी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा कर देती है। वो कहती है कि भैया आप अनाज को, चना को, चने का न्यूनतम समर्थित मूल्य इतना होगा, ये हम आपसे खरीद लेंगे। तो किसान बिल्कुल एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम घाटे में तो नहीं रहेंगे। अगर हमने 500 लागत लगाई चना को उत्पन्न करने में, उपजाने में, तो कम से कम 500 से प्लस ही मिलेगा हमें, घाटे में हम नहीं जाएंगे। तो अगर मार्केट में बिक रहा है मान लो 800 में, 1000 में, तो वो बेचेंगे। अगर समर्थित मूल्य है 700, अगर 700 से नीचे हो रहा है उनका मूल्य, तो वो किसको दे देंगे, सरकार को, समझ गए। तो इस तरह से किसानों का भला होता है, उनको हानि नहीं होती, जितनी लागत लगाई उससे ऊपर ही मूल्य मिलता है। और सरकार जब इस बफर स्टॉक को बना लेती है तो आपदा में, बाढ़ में, भूकंप में, ठीक है, कोरोना काल में फ्री में वो या तो बांटती है देश के लोगों को, या फिर कोटा की दुकानों को कम रेट में उपलब्ध कराती है उसी बफर स्टॉक से। और जब बफर स्टॉक से ये चीजें बांटी जाती है तो इसको कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक है। यानी इकट्ठा किया उन्होंने कैसे, FCI के द्वारा बफर स्टॉक बनाया और इस बफर स्टॉक को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा बांट दिया। अब देखो यहाँ बफर स्टॉक क्यों बनाती है, ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है।
इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। मतलब आपको कोटे की दुकान पे जो मिलता है गेहूं चावल, वो मार्केट के रेट से क्या होता है, बहुत कम होता है। यह खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। भाई सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा न मरे, और सरकार इसके लिए सारे प्लानिंग कर रही है। तो उसने पहले इकट्ठा किया, बफर स्टॉक बनाया, अब वो क्या करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, हमने बताया पब्लिक, सार्वजनिक का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वितरण सिस्टम यानी प्रणाली, पीडीएस इसे कहते हैं, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, पीडीएस कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्र, गांव, कस्बे और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन कार्ड धारक होते हैं ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, बीपीएल धारक कहते हैं, बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे, बिलो। तो कितनी राशन की दुकान है, 5.5 लाख। राशन की दुकानों में जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रतिमाह इनकी एक अनुबंधित मात्रा, परिवार में जितने लोग हैं, जितनी आवश्यकता है राशन कार्ड में लिखा रहता है, उसको अनुमानित कर लिया जाता है, उसे आंक लिया जाता है कि इतना जरूरत है और उतना मिलता है। जैसे 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी आदि निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता है। ओके, कभी अगर नहीं देखा तो राशन की दुकान में आप लोग जाना, पूछना कि महीने में कब ये खुलता है, शायद महीने में एक बार खुलता है ना। फिर है पता लगाए, क्या आपके पास राशन कार्ड है, आपके कितने लोगों के घरों में राशन कार्ड है, ठीक है, उसे देखना और उसकी एंट्रीज को देखना, जिसमें क्या क्या चीजें एंट्री की गई है, ठीक है। इस राशन कार्ड से आपके परिवार ने हाल में कौन सी चीज खरीदी, क्या उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, राशन की दुकानें क्यों जरूरी है, पानी पी लो, ठीक है। राशन की दुकानें क्यों जरूरी है, क्योंकि सभी लोग बाजार रेट पे अगर खरीदने लगेंगे तो क्या होगा, पैसा, भाई सबकी अर्न इतनी नहीं है, तो सरकार ने पहले कैटेगराइज किया है, क्लासिफाइड किया है कि बीपीएल धारक यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, अपर पॉवर्टी लाइन, तो किसको राशन कार्ड दिया जाए, ठीक। यहाँ जाते हैं, भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल की पृष्ठभूमि में 1940 में, ठीक है। हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तर को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण हस्तक्षेप आरंभ किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पहले से ही थी लेकिन इसे और मजबूत किया गया। फिर दूसरा है एकीकृत बाल विकास योजना, अंडरलाइन करते रहिए, एकीकृत बाल विकास योजना, ठीक है, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई। तो बहुविकल्पी में आ सकता है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं जो है 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज 77-78 में शुरू की गई। बातें नहीं, इन वर्षों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए हैं और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। मतलब कार्यक्रम की कमी नहीं है, प्रोग्राम्स की कमी नहीं है, उसके इम्प्लीमेंट की कमी है कि उसको सही से चलाया जाए। ओके, वर्तमान में अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को उखाड़ फेंकना, गरीबी को समाप्त करने के कई कार्यक्रम चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में है। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, मिड डे मील आपको 8वीं तक मिलता है ना, मिड डे मील, तो ये उसी का एक पार्ट है। आदि विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। अधिकतर पीएपी भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। मतलब कि गरीब आय जो कमा रहे हैं उससे अदर काम कर लें, बाकी खाने की जो गारंटी है वो सरकार लेती है कई कार्यक्रमों के तहत। यहाँ से किसी को कोई दिक्कत? अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है? देखो, सैद्धांतिक बातें और प्रैक्टिकल बातें अलग अलग होती हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है, पेपर वेपर में देखा हो या न्यूज़ में, इतने क्विंटल अनाज या इतने क्विंटल गेहूं सड़ गया बारिश में? ज़्यादातर बारिश के दौरान गया।
FCI जो है वो कहीं का कहीं ढुलाई कराना है, इस क्षेत्र से उस क्षेत्र ले जाना है, किसानों से खरीदा गया, गोडाउन में रखा गया। जो आपको अक्सर रेलवे स्टेशन पे गोदाम होते हैं, वहाँ पर बहुत कई सैकड़ों बोरियां हैं, कई क्विंटल अनाज हैं, और बारिश हुई, उनकी रक्षा नहीं हो पाई, वो सड़ गए या फिर चूहे खा गए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? एक तरफ तो हमारे देश में बहुत सारे लोग गरीब हैं, गरीब बने हुए हैं, उनको खाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ रही है, और इतना अनाज एक तरफ सड़ जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कमी है मैनेजमेंट की, ठीक है, इसका मैनेजमेंट सही नहीं हो पा रहा है, या फिर काला बाजारी हो रही है। लोग कोटे की दुकान पे जो बच जाती हैं चीज़ें, उसका काला बाजारी करते हैं, उसको वो रख लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको बेचते हैं बाजार के दाम पे, या बाजार में बेच देते हैं। समझ रहे हो? कोटेदार जो होता है वो चीज़ों को जमाखोरी कहते हैं, इसको जमा कर लेता है गलत तरीके से, अवैध, और उसको फिर बाजार में ज़्यादा हाई रेट पे बेच देता है। समझ रहे हो ना? तो सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, छेद हैं। छन्नी देखा है? छन्नी में जैसे छेद होते हैं, वैसे सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जो कि आप अगर सोचने लगो कि अगर सरकार ने इतने सारे प्रोग्राम बनाए तो फिर क्यों गरीब गरीब है? उसको खाने की तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी गरीब गरीब है, खाने की चिंता करता है। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम में लूप होल्स होती हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है देखो। प्रारंभ में ये प्रणाली सबके लिए थी, निर्धन गैर निर्धन के बीच कोई भेद नहीं किया गया। बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और लक्षित बनाने के संशोधन किया गया। 92 में 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई। जून 97 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई। लक्षित यानी जिसको मिलना चाहिए उसे मिले, उनको मार्क किया गया कि ये लोग गरीब हैं, इन लोगों को मिलना चाहिए। यह पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति, विभेदक यानी अलग अलग, गरीबों के लिए BPL धारक जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, और अपर के लिए अलग अलग कीमतें निर्धारित की गई। उनको 5 रुपए किलो मिलेगा तो और को 7 रुपए किलो मिलेगा। इसके अलावा 2000 में 2 विशेष योजनाएं चली, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना। ये कब शुरू की गई? सन 2000 में। गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, ठीक है। इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य के अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। मतलब पहले जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी वो सबके लिए थी, अब कैटेगराइज किया गया। गरीब में भी कई तरह के गरीब होते हैं, थोड़े गरीब, ज़्यादा गरीब, बिल्कुल गरीब, समझ रहे हो? तो उसको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया और उसके लिए अलग अलग रखा गया। जैसे बाजार में अगर दाम है 50 रुपए किलो, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कुछ गरीब जो है उनके लिए 30 रुपए किलो रख दिया गया, ज़्यादा गरीब है उनके लिए 10 रुपए किलो रख दिया गया। मतलब गरीबों में भी कैटेगरी बांट दी गई। यहाँ पे योजना का नाम है, इसको आप लोग नोट भी कर लेना, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2092 तक लक्षित समूह सार्वजनिक थी, यानी सभी के लिए थी, ठीक है। निर्गम कीमत ये है इसकी, ठीक। उसके बाद 92 में पिछड़े ब्लॉक में संशोधित जो हुई वो पिछड़े ब्लॉक में, फिर 97 में निर्धन गैर निर्धन में बट गया BPL और APL, ठीक है। BPL का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, APL का एबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के ऊपर एबव और बिलो यानी नीचे, इसको अलग अलग कर दिया गया। अंत्योदय अन्न योजना क्या था? निर्धनों में सबसे निर्धन के लिए थी। अन्नपूर्णा योजना दीन वरिष्ठ नागरिक, यानी जो गरीब हैं और वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वरिष्ठ हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 में आया। योग्य परिवार, जो इसके योग्य हैं, उनके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होंगे जिनमें आपको वो कहते हैं इनको इस अधिनियम का मिलना चाहिए। और क्या लाभ मिल रहा है वो इधर है कि 35 किलो खाद्यान्न हर महीने मिलेगा। इसमें 35 किलो मुखिया को मिलेगा, 10 किलो खाद्यान्न मिलेगा और 5 किलो प्रति व्यक्ति मिलेगा प्रति माह। इस तरह से कई सारे नियम बनाए। खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका
निभाई है। ठीक है, आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। संशोधन मतलब कि कीमतों को घटाना है, बढ़ाना है, उसको मॉडिफाई करती रही है सरकार। न्यूनतम समर्थित कीमत और अप्राप्ति के ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है तथा कुछ क्षेत्रों में किसानों की आय सुरक्षा प्रदान की है। आय सुरक्षा यानी कि आपको इतना आय मिलेगा। इसका एक उदाहरण है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी अधिनियम। ठीक है, रोजगार गारंटी अधिनियम। इसमें यह बोला गया है कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा और 100 दिन का रोजगार नहीं मिलेगा तो उसके बदले बेरोजगार भत्ता मिलेगा, यानी पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो साल भर में कम से कम 100 दिन का रोजगार, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कई दिन हो सकता है। तो ये एक तरह से गारंटी दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। आलोचना कौन सी? जो अभी बताई मैंने, अनाज भरे पड़े हैं गोदाम में, बट नहीं पा रहे हैं। राशन की दुकान में तेल खत्म है, चीनी खत्म है, अनाज खत्म है और एक तरफ सड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वो बांटने लगेंगे तो उनको फायदा कैसे होगा? आप लोग देखते होंगे कोटेदार लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं, कोटेदार लोग बहुत ज़्यादा जमाखोरी करते हैं और जो बताया मैंने कि बाजार में जाकर बेच देते हैं, तो थोड़े से भी ज़्यादा लाभ कमाना, बाकी जो बची चीज़ें भले वो सड़ जाए, है ना। ये बफर स्टॉक का है, न्यूनतम बफर स्टॉक का स्तर है जो अलग अलग है। इसको आप यहाँ देखो 14 में FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास गेहूं और चावल का कितना भंडार था? 65.2 करोड़ और न्यूनतम बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था। मतलब अगर हमको स्टोरेज हमने बनाया है जितने का, उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन हो जा रहा है और खरीद लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है या तो उसे बांट दो जल्दी से, नहीं तो वो सड़ जाएगा। कोई भी अनाज, गेहूं चावल आप लोग घर में कैसे रखते हो? एयर टाइट रखते हो ना। एयर टाइट का मतलब हवा न घुसे, नमी ना, नहीं तो वो सड़ जाती हैं चीज़ें। तो सोचो सरकार को भी तो इतने बड़े बड़े स्टोरेज बनाने पड़ेंगे और अगर उससे ज़्यादा अनाज हो रहा है तो उसे जल्दी बांटो, मैनेजमेंट करो, नहीं तो वो रखे रखे बारिश आएगी, सड़ जाएंगे, चूहे खा जाएंगे। ठीक है, बफर प्रतिमान से बहुत अधिक था, फिर भी यह बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ, यानी खाद्यान्न को बांटने लगे वो लोग, तो इससे सुधार हुआ। ओके, थोड़ा इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वही बात है जो मैंने अभी बताया। वर्धित न्यूनतम समर्थित मूल्य कीमत, वर्धित का मतलब होता है बढ़ता हुआ, बढ़ा हुआ। भाई किसान तो यही चाहती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा रखिए। हमारी लागत, अगर मान लो कि गेहूँ उत्पादित करने में किसान को लागत आ रही है 500 रुपये, तो वो बोलेगी ना कि आप ज़्यादा रखिए, आप 300 रखेंगे तो थोड़ी ना हमारा भला होगा। हमारी लागत अगर 500 आ रही है तो कम से कम 1000 रखिए, 1000 के ऊपर हम मार्केट में बेचेंगे, 1000 के कम अगर हो गया दाम तो हम आपको बेच देंगे, 500 का तो फायदा हो। यानी न्यूनतम समर्थित मूल्य जितना ज़्यादा होगा उतना ही किसानों को फायदा होगा। समझ रहे हो ना इस बात को? तो वर्धित न्यूनतम समर्थित कीमत पर अनाज की अधिक खरीदारी प्रमुख अनाज उत्पादक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की ओर से डाले गए दबावों का नतीजा है। इन लोगों ने दबाव डाला कि इसको बढ़ाइए, MSP को। फिर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र और कुछ सीमा तक पश्चिमी बंगाल में मुख्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल तक सीमित है। न्यूनतम समर्थित कीमत में वृद्धि ने विशेषतः खाद्यान्नों के अधिशेष वाले राज्यों के किसानों को अपनी भूमि पर मोटे अनाजों की खेती समाप्त कर धान और गेहूं उपजाने के लिए प्रेरित किया। मतलब ये कि अगर न्यूनतम समर्थित मूल्य मिलेगा, पहले से आप घोषित कीजिए, तो हम अपने खेत में इसको उत्पादित करेंगे। ये किसानों की शर्त रहती है। ठीक है, तो सरकार इसको करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को उसके पहले ही घोषित कर देती है। थोड़ा आप इसको पढ़ लेंगे। कल हम सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, सहकारी समितियां क्या होती है, ये कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा इतना पढ़ लेना तुम लोग, कम से कम जितना बताया वही चीज़ है, एक बार पढ़ लेना। कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कल बताया जाएगा।